नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NDC EDU पर। अपन बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों के बारे में। टॉपिक अपना चल रहा था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के बारे में समानता का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीन मौलिक अधिकारों की अपन बात कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं 4 नंबर जो अपना अधिकार आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इसका वर्णन है अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 बात करते हैं अपन एक एक अनुच्छेद के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में है धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है वो अपनी मर्जी से किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। अंतःकरण का मतलब है, अंतःकरण का मतलब होता है आंतरिक मन, चित्त, दिल, जिसे आप बोलते हैं कि एक व्यक्ति अपने मन से, अपने चित्त से, अपने दिल से किसी भी देवी या देवता की पूजा कर सकता है, किसी भी धर्म का अनुसरण कर सकता है। एक व्यक्ति के ऊपर अपने भारत में किसी भी प्रकार का एक पर्टिकुलर धर्म है वो थोपा नहीं गया है। तो धर्म एवं अंतःकरण की जो स्वतंत्रता दी गई है वो कौन से अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 25 में। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक नियोजन की स्वतंत्रता। धार्मिक नियोजन की स्वतंत्रता। धार्मिक नियोजन की स्वतंत्रता का मतलब है कि धर्म से संबंधित जो भी आयोजन होते हैं, धर्म से संबंधित जितने भी आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजनों की जो व्यवस्था की गई है वो कौन से अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 26 में की गई है। यहाँ से देखो मैं आपको बताऊं कि धार्मिक नियोजन की स्वतंत्रता का मतलब है कि धर्म से संबंधित जितने भी काम होते हैं, जैसे छोरो नौकरी कौन लाग रहे हो, छोरो के कौन लाग रहे हो नौकरी, पेपर देने जा रहे हैं क्या को, राजस्थान पुलिस को, वनपाल को, वन रक्षक को, न वो के कृषि मंदिर का माँ जाके बालाजी प्रार्थना कर सी कहे हनुमान जी अगर मैं नौकरी लागू तो स्वामणी कर देसी। क्या कर देसी? स्वामणी। स्वामणी कर तो देसी बेटा, पण ओ कौन बेरो स्वामणी होवे कौन सा अनुच्छेद में? अनुच्छेद 26 में। कौन सा अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 26 में। कहने का मतलब है कि धार्मिक नियोजन की जो स्वतंत्रता दी गई है, धार्मिक कार्यों के आयोजन की जो स्वतंत्रता दी गई है, जैसे रामायण का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, स्वामणी करना है, वगैरह वगैरह, जो सारे भी धार्मिक आयोजन होते हैं वो कौन से अनुच्छेद के अनुपालना में होते हैं? अनुच्छेद 26 के अनुपालना में होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में है धार्मिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों पर किए गए खर्च में, किए गए खर्च में करों में छूट। करों में छूट यानी धार्मिक कार्यों के आयोजन पर आपने जो भी खर्च किया वहां पे आपको करों में क्या मिलती है? छूट मिलती है। करों में क्या मिलती है? छूट मिलती है। तो आपने देखा होगा कि बड़े जो उद्योगपति जो लोग होते हैं वो मंदिरों में जाकर के बहुत ही करोड़ों का दान करते हैं। इसके अलावा गौशाला में जाकर के जो करोड़ों रुपए का दान करते हैं। तो ये सारे के सारे जो किए जाते हैं वो कौन से अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं? अनुच्छेद 27 के तहत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति जो धर्म के नाम पे खर्च करता है तो उस पे टैक्स में उसको क्या मिलती है? इनकम टैक्स में उसको क्या मिलती है? छूटें मिलती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में है कि शिक्षण संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक। धार्मिक शिक्षा पर रोक यानी किसी भी शिक्षण संस्था में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। यहाँ पे क्या है देखो, इसको लेकर के एक बार दिल्ली उच्च न्यायालय में केस हो गया था कि धार्मिक शिक्षण संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। केस क्या हो गया था? हरियाणा का कोई लड़का था और उसने केस, मुस्लिम लड़का था कोई, कैसा कौन था? मुस्लिम। और उसने न्यायालय में केस दायर कर दिया कि विद्यालय में जाते ही सुबह सुबह
हमें सरस्वती के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है, जबकि सरस्वती तो हिंदुओं की देवी है। और ऐसा करने से हमारे मूल अधिकारों में अनुच्छेद 28 का उल्लंघन होता है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि शिक्षण संस्थाओं में आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। केस के बाद में उसका अध्ययन किया गया। अध्ययन करने के बाद में उस पर निर्णय दिया गया कि जो सरस्वती वंदना जो है, सरस्वती वंदना विद्यालयों में प्राचीन काल से चली आ रही है, इसलिए हम उसे बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन सरस्वती वंदना में किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी विद्यार्थी को भाग लेने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई विद्यार्थी अपनी मर्जी से सरस्वती वंदना में शामिल होना चाहता है तो अच्छी बात है, नहीं होना चाहता है तो कोई बात नहीं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम स्कूल में थे तब ये बात क्यों नहीं बताई, हमें तो रोज़ मास्टर जी पकड़ के ले जाते थे प्रतिज्ञा बोलने के लिए, और नहीं आती तो मुर्गा बना देते थे। तो उस समय आपको पता नहीं था कि आपके पास ये अधिकार है क्या। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला अपना मौलिक अधिकार आता है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। पांचवा जो मौलिक अधिकार अपना आता है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। देखो इसके बारे में अपन बात करते हैं। 5 नंबर, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 29 और 30 में। याद रहे, एक तो मैंने अनुच्छेद 19 आपको पढ़ाया था, उस समय बताया था कि अनुच्छेद 19 है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 दोनों भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कैसे? अनुच्छेद 29 के बारे में अपन बात करें तो अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों को, अब बात यह आती है कि अल्पसंख्यक वर्ग कौन से होते हैं, तो किस वर्ग को आप अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में रखोगे। तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं, अल्पसंख्यक वर्ग वो वर्ग होता है जिसकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 50% से कम हो। यानी ऐसे वर्ग जिनकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 50% से कम हो, उन वर्गों को अपन अल्पसंख्यक वर्गों की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं अपन भारत के बारे में, तो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 70% लोग हिंदू हैं। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 70% जनसंख्या क्या है? हिंदू। तो भारत में अल्पसंख्यक वर्ग कितने हैं? तो भारत में अल्पसंख्यक वर्गों की संख्या जो है वो 6। भारत में अल्पसंख्यक वर्ग हैं 6। कौन से हैं? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। इनमें से नवीनतम अल्पसंख्यक वर्ग है जैन, जिसे अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया था 2014 में। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो 6 अल्पसंख्यक वर्ग भारत में, उनमें से नवीनतम अल्पसंख्यक वर्ग कौन सा है? जैन, जिसे अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा कब दिया गया था? इसे अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया था 2014 में। तो अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में आप समझ गए होंगे कि ऐसा वर्ग जिसकी जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 50% से कम हो, उसे अल्पसंख्यक वर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। और इन अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। फिर बात करते हैं अपन यहाँ से अनुच्छेद 30। इसमें लिखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति के संरक्षण के लिए
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान, यानी अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न आपको मैं बताऊं, मदरसे जो संचालित होते हैं वो इसी अनुच्छेद की अनुपालना में होते हैं। मदरसे जो संचालित होते हैं वो कौन से अनुच्छेद की अनुपालना में संचालित होते हैं? वो अनुच्छेद 30 की अनुपालना में संचालित होते हैं। तो ये था 5वां मौलिक अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। इसके बाद में अपन बात करते हैं 6ठा मौलिक अधिकार। तो देखो 6ठा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, जिसका वर्णन था अनुच्छेद 31 में, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा करके अनुच्छेद 300 क में जोड़ करके एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। तो संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया है। संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, जिसे वर्तमान में हटा दिया है। इसे हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। कब? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा करके अनुच्छेद 300 क में जोड़ करके वर्तमान में इसे एक कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। कैसे अधिकार का? कानूनी अधिकार का दर्जा। तो इसके बाद में अगला जो 6ठा मौलिक अधिकार आता है वो आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये वर्णित है अनुच्छेद 32 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। इसमें क्या होता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। वैसे देखो ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। यह प्रश्न दो तरीके से यहाँ पे पूछा जाता है। एक तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। सीधा सीधा आपसे पूछा संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा कहते हैं प्रस्तावना को। किसको कहते हैं? प्रस्तावना को। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है और इसमें वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर 5 वर्णित मौलिक अधिकार अगर बीमार पड़ जाते हैं तो उन मौलिक अधिकारों का उपचार किसके द्वारा किया जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है इसके बारे में अपन बात करें। इस अनुच्छेद की अनुपालना में या अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षार्थ में 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट यहाँ पे जारी की जाती है। इन 5 प्रकार की रिट के बारे में अपन बात करते हैं। पहली रिट यहाँ पे जारी की जाती है जिसका नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या नाम है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर पेश किया जाए। सशरीर पेश किया जाए यानी गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के खिलाफ अगर पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैसे तरीके से? गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के खिलाफ कौन सी रिट जारी होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी होती है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उस व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। देखो मैं यहां से आपको बता दूं 2012-13 में राजस्थान में एक चर्चित केस रहा है भंवरी देवी अपहरण केस। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। भंवरी देवी अपहरण केस इतना चर्चित केस रहा है जिसने राजस्थान के मंत्रियों तक को नहीं छोड़ा।
राजस्थान के खूंखार मंत्री महिपाल मदेरणा उसी कांड में जेल में, मैं आपको बता देता हूँ। तो इस दौरान जोधपुर उच्च न्यायालय ने महिपाल मदेरणा के खिलाफ और मलखान सिंह बिश्नोई जो उस समय मंत्री थे सरकार में, उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ ये रिट जारी की थी कि जिस भंवरी देवी का आपने अपहरण किया उसे सशरीर न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों व्यक्तियों के खिलाफ जारी हो सकती है, इस चीज का आप ध्यान रखें, सरकारी और गैर सरकारी दोनों के खिलाफ। इसके बाद में दूसरी रिट के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरी रिट होती है परमादेश। कौन सी होती है? परमादेश। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं। इसके तहत क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या न्यायपालिका द्वारा सरकार की किसी शाखा को कोई काम करने के लिए आदेश दिया जाता है या सरकार को काम करने के लिए निर्देशित किया जाता है। जैसे सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेशित किया कि जो मोबाइल टावर हैं उनको सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाए, मोबाइल टावरों को सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाए। कहाँ से हटाया जाए? मोबाइल टावरों को सार्वजनिक स्थानों से हटाया जाए। क्यों? क्योंकि उनसे निकलने वाली जो रेडिएशन जो होती हैं उनसे लोगों में त्वचा के कैंसर का खतरा बढ़ता है, त्वचा की जो कैंसर होती है उसका खतरा बढ़ता है। इसलिए उन मोबाइल जो टावर है उनको सार्वजनिक स्थानों से हटा करके किसी सुनसान जगह पे स्थापित किया जाए। ऐसा जो आदेश सरकार को जारी किया था सर्वोच्च न्यायालय ने, वो अपनी कौन सी रिट के तहत कर सकता है? वो परमादेश के तहत, जिसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। तीसरी जो रिट होती है वो होती है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, इसका अर्थ होता है आपको क्या अधिकार है, आपको क्या अधिकार है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपको क्या अधिकार है। जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी पद का दुरुपयोग करता है, ऐसी स्थिति में उक्त व्यक्ति के खिलाफ अधिकार प्रच्छा रिट जारी होती है। कौन सी रिट जारी होती है? अधिकार प्रच्छा। और इसमें पूछा जाता है कि जिस पद के ऊपर आप काम कर रहे हो और उस पद के दुरुपयोग करने का अधिकार आपको किसने दिया। सपोज दैट, मान लीजिए कोई एक स्कूल में प्रिंसिपल है और वो स्कूल का प्रिंसिपल रोज वहाँ पे शराब पी के आ जाता है और अगर उसकी शिकायत होती है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी होती है? अधिकार प्रच्छा। कि ऐसा काम आप इस पोस्ट पे, इस पद पे बैठ करके कर रहे हो, ये अधिकार आपको किसने दिया। तो इसके लिए कौन सी रिट जारी होती है? अधिकार प्रच्छा। इसके बाद में चौथी रिट जो होती है वो होती है प्रतिषेध। कौन सी होती है? प्रतिषेध। प्रतिषेध जो रिट होती है इसका अर्थ होता है रोक लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। देखो, प्रतिषेध जो रिट होती है वो न्यायपालिका ही जारी करती है और न्यायपालिका के खिलाफ ही जारी करती है, न्यायपालिका ही जारी करती है और न्यायपालिका के खिलाफ ही जारी करती है। तो ये जो रिट है वो उच्च न्यायपालिका निम्न न्यायपालिका के खिलाफ जारी करती है, उच्च न्यायपालिका निम्न न्यायपालिका के खिलाफ जारी करती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय वो उच्च न्यायालय के खिलाफ जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय वो जिला न्यायालय के खिलाफ जारी कर सकता है, जिला न्यायालय वो तहसील न्यायालय के खिलाफ जारी कर सकता है और तहसील न्यायालय वो ग्राम न्यायालय के खिलाफ जारी कर सकता है। इसके तहत क्या होता है कि इसमें सर्वोच्च न्यायपालिका जो होती है वो निम्न न्यायपालिका को आदेश देती है कि जो मामला आपके यहाँ विचाराधीन है या जो मामला आपके यहाँ पे चल रहा है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अतः उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी जाए। मान लीजिए ऐसा कोई केस है वो उस न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, ऐसी स्थिति में उच्च न्यायपालिका उस मामले पर रोक लगवाने के लिए कौन सी रिट जारी करती है? प्रतिषेध रिट जारी करती है। और प्रतिषेध रिट जब जारी होती है तो उसके तुरंत बाद में एक और रिट जारी होती है जो होती है उत्प्रेषण। इसका अर्थ होता है मामले को ऊपर भिजवा दिया जाए, मामले को ऊपर भिजवा दिया जाए। यानी कि जो मामला आपके यहाँ पे विचाराधीन था, जो मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है,
और जिस पर हमने रोक लगाई है उस मामले को आप निम्न न्यायपालिका से कहाँ भिजवा दें, आप उच्च न्यायपालिका के पास भिजवा दें। तो यहाँ से अपन बात करी कि अनुच्छेद 32 जो है इसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय जो है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रच्छा, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। सबका अर्थ मैंने आपको बता दिया, सबके बारे में बता दिया। तो यहाँ पे मूल अधिकार जो है वो पूरे हो जाते हैं। मूल अधिकार क्या हो जाते हैं? पूरे। अब बात यह आती है कि मूल अधिकार पूरे तो हो गए, लेकिन अधिकारों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 12 से 35 में। तो अनुच्छेद 12 अपन ने पढ़ लिया, अनुच्छेद 13 भी अपन ने पढ़ लिया, 14 से 32 तक नागरिकों के 6 मूल अधिकार भी अपन ने पढ़ लिए। अब अपने पास अनुच्छेद बच गए 3, अनुच्छेद बच गए 33, 34 और 35। इनके बारे में देखो अपन बात करते हैं। तो अपन बात करते हैं अनुच्छेद 33 के बारे में। अनुच्छेद 33 में क्या किया गया है? अनुच्छेद 33 में लिखा गया है कि भारतीय सेना, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, चाहे वो जल सेना हो या नौसेना जिसे अपन बोलते हैं, इसके अलावा पुलिस, वो चाहे प्रांतीय पुलिस हो या वो केंद्रीय पुलिस हो, इसके अलावा अर्धसैनिक बल। तो बात करते हैं अपन अनुच्छेद 33। इसमें लिखा गया है कि सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल, खुफिया एजेंसी, के सदस्यों पर मूल अधिकार लागू नहीं होते। मूल अधिकार लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते? मान लीजिए भारतीय सेना का कोई सिपाही है और भारत को पाकिस्तान के साथ या चीन के साथ या किसी भी देश के साथ युद्ध करना है। ऐसी स्थिति में सेना के सिपाहियों ने यह कह दिया कि साहब हमारे पास तो संविधान ने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार दिया, तो हम तो युद्ध नहीं लड़ सकते। तो उसके मौलिक अधिकार को बचाने के चक्कर में 125 करोड़ की जनसंख्या के जो मौलिक अधिकार है वो खतरे में पड़ जाएंगे। तो इसलिए सेना के जवानों के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं होते। पुलिस, चाहे वो राज्य की पुलिस हो या फिर वो दिल्ली पुलिस हो, पुलिस के सब पास जब तक वो ऑन ड्यूटी है कोई मौलिक अधिकार नहीं होते। अर्धसैनिक बल जैसे बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, असम राइफल्स है, इनके जो सदस्य होते हैं इन पे मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना जो है, खुफिया एजेंसी जैसे भारत में 2 प्रकार के हैं, रो है या आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इनके जो सदस्य हैं इनके ऊपर भी मौलिक अधिकार लागू नहीं होते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में लिखा गया है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ की स्थिति में, मार्शल लॉ की स्थिति में मूल अधिकारों का निलंबन, की स्थिति में मूल अधिकारों का निलंबन। बात ये होती है मार्शल लॉ क्या होता है। मार्शल लॉ के बारे में अपन बात करें तो मार्शल लॉ को बोलते हैं सैन्य कानून। क्या बोलते हैं? सैन्य कानून। सैन्य कानून का मतलब होता है कि सेना के हाथ में कानून, सेना के हाथ में कानून, यानी कि जिस क्षेत्र के कानून या जिस क्षेत्र में कानून व्यवस्था है वो सेना के हाथ में दे दी जाती है, उस वहाँ पे जो नियम लागू होता है उसे बोलते हैं मार्शल लॉ। क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। कई बार क्या होता है कि ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे पुलिस से बात है वो संभलती नहीं है, तो वहाँ पे सेना को बुलाया जाता है। जैसे अपने अभी करंट में बात करें तो कोविड-19 के दौर में जो लॉकडाउन जो चल रहा था, तो कई ऐसे संवेदनशील क्षेत्र थे कि वहाँ की जनता लगातार घर से बाहर निकल रही थी, तो पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर रही थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेना को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? सेना को। और वहाँ के जो अधिकार थे उस क्षेत्र के वो सेना के हाथ में दे दिए।
अब यहाँ पे क्या होता है, मार्शल लॉ या सैन्य कानून लागू होने के बाद में उस क्षेत्र के लोगों के साथ सेना किस प्रकार का व्यवहार करेगी, वो सेना के व्यवहार पर निर्भर करता है। हो सकता है वो उनके साथ मधुरतापूर्ण व्यवहार करे, हो सकता है वो उनके साथ कठोरतापूर्ण व्यवहार करे। तो मार्शल लॉ लागू होने की स्थिति में मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है उसकी जो व्याख्या की गई है वो अनुच्छेद 34 में की गई है। और इसके बाद में अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 में लिखा है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यानी आपातकाल जब देश में लागू हो जाता है उस समय मूल अधिकार हैं वो किस प्रकार निलंबित होते हैं। तो आपातकाल के दौरान की अगर हम बात करें तो आपातकाल के दौरान दो मूल अधिकार निलंबित नहीं होते। कितने मूल अधिकार निलंबित नहीं होते? दो मूल अधिकार। कौन कौन से? अनुच्छेद 20 व अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 व 21 आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते, आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। तो आप ये याद रखें कि कौन से जो दो मूल अधिकार हैं वो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 दोनों हैं वो आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होते। तो ये अपना टॉपिक था मूल अधिकारों का। अपना मूल अधिकारों का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक पे अपन बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में।